Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are today having a lecture 15 on universal design in HCI. Today's outline is what is universal design, why universal design, assistive technologies in universal design, and non-speech audio. What is universal design? Universal design is the process of designing products so that they can be used by as many people as possible in as many situations as possible. वो डिज़ाइन जो कि जितने ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशंस में, कंट्रीज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट जो उनकी बैकग्राउंड है उसमें ऐसा जो डिज़ाइन होगा वो यूनिवर्सल डिज़ाइन होगा. सो एग्ज़ाम्पल, आई एम हैविंग ट्रबल स्मॉलर प्रिंट. मुझसे जो स्मॉलर फ़ॉन्ट्स होती हैं जिनमें बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, जो प्रिंटेड मटेरियल होता है, वो पढ़ना मुश्किल होता है. जो लेफ़्ट हैंडर्स हैं वो, क्योंकि जो सीजर्स हैं, कैंची हैं, वो यूजुअली राइट हैंडर्स के लिए डिज़ाइन हुई होती हैं, तो लेफ़्ट हैंडर्स को यूज़ करने में कैंचियों को प्रॉब्लम होती है. जिसको आर्थराइटिस की बीमारी होती है, ये थोड़ी सी जोड़ कमज़ोर हो गए होते हैं, हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको बॉटल ओपन करने में, ढकना खोलने में, मूवमेंट करने में, ये करीब की ग्रिप करने में प्रॉब्लम हो रही होती है. या ऐसी चेयर जो कि जिस पे बच्चे ना बैठ सकें, बहुत ऊंची हो, बहुत चौड़ी हो, उसके हैंडल्स ना हो. सो ये वो डिज़ाइंस हैं कि एग्ज़ाम्पल्स हैं ख़ास तौर पर जिन डिज़ाइंस में प्रॉब्लम्स हैं. हर बंदा, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. सीजर्स जो हैं वो लेफ़्ट हैंडर्स को, बहुत सारे लेफ़्ट हैंडर्स को प्रॉब्लम कर रही होती हैं. स्मॉलर प्रिंट अक्सर लोगों को प्रॉब्लम कर रहे होते हैं. आर्थराइटिस वाले ज़ाहिर बात है उनको बॉटल ओपनिंग या कैन ओपनिंग में प्रॉब्लम होती है. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए डेंजरस होती हैं या उनके लिए, उनके इस्तेमाल के लिए ठीक नहीं होती. सो ये वो डिज़ाइंस हैं जिनको हम ऐसे जितने भी डिज़ाइन होंगे उनको हम यूनिवर्सल डिज़ाइन नहीं कह सकते. डिफरेंट इन्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? नॉन एवरेज, मतलब कि जो एवरेज यूज़र्स हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नॉन एवरेज हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट के हो सकते हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, उनकी लोकेशंस बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, उनकी मोडालिटीज़ जो यूज़ करने के तरीके हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. सो दीज सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स मे रिक्वायर डिफरेंट इंटरेक्शन मेथड्स, रूल्स एंड मॉडल्स. सो ये जितने भी ऐसे जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फॉर नॉन एवरेज, हमें इंटरेक्शंस के मेथड्स को डिफरेंट करना पड़ता है, उनके रूल्स में तब्दीली करनी पड़ती है, और उनका जो हमने मॉडल्स बनाए होते हैं डिज़ाइन के, इंटरेक्शन मॉडल्स, वो सारे तब्दील करने पड़ जाते हैं. अब डिफरेंट यूज़र्स कौन कौन से होते हैं? इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पेशल पॉपुलेशन. ये हम जिनको हमारे यहाँ ज़बान में ज़रा लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल हो जाता है, अंग्रेज़ी ज़बान में जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं फ़िज़िकल या मेंटल, उनको स्पेशल पीपल कहा जाता है. हम कभी झल्ला यूज़ कर लेते हैं, कभी कुछ यूज़ कर लेते हैं, कभी उनको लेबल लगा देते हैं अंधा बहरा. तो ये थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम है. बट ये जो हम डिफरेंट यूज़र्स की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ उन स्पेशल पीपल्स के लिए नहीं है. ये जिनकी फ़िज़िकल या परसेप्चुअल चैलेंजेस नहीं है, जिनको, यानी जिनको फ़िज़िकल बीमारियां या दिमागी, आप उनको अमराज कह सकते हैं, वो अमराज नहीं है. ये
उस चीज़ के लिए भी, उन यूज़र्स के लिए भी नहीं हैं जो कि ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन में नहीं थे, या जिन लोगों के लिए हमने सोच के ये डिज़ाइन किया था, उनके अलावा अगर कोई यूज़र आ जाएं तो हम उनको केटर नहीं कर रहे, उनको डिफरेंट यूज़र नहीं समझ रहे, या फिर उसी कैटेगरी में नए अगर यूज़र्स आ जाएं हम उनको भी डिफरेंट यूज़र्स नहीं कह रहे, हम उनकी भी बात नहीं कर रहे जो जिनको समझ देर से आती है, सिस्टम को उनको बार बार समझाना पड़ता है फिर जाके उनको समझ में आती है। लेट अडॉप्टर्स हैं जो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, ये उनकी बात भी नहीं हो रही। डिफरेंट यूज़र्स में जब हम बात कर रहे हैं तो ये हम सिर्फ उन स्पेशल लोगों के लिए बात नहीं कर रहे हैं जिनको कोई फिज़िकल या परसेप्चुअल चैलेंज है, जिनको दिमागी या जो जिस्मानी बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। हम अपने यहाँ उसको वर्ड्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लेते हैं कि ये खुदा न खास्ता अंधा है, बहरा है। बाहर जो है ये ऐसे तमाम लोग जो जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो स्पेशल पीपल कहते हैं। सो डिफरेंट यूज़र्स में वो स्पेशल पीपल भी हैं जिनको कोई फिज़िकल या उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, बट वो यूज़र्स भी हैं जो कि ओरिजिनल जब हमने स्पेसिफाई किया था, सोचा हुआ था, जब डिज़ाइन हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स वगैरह बना रहे थे, तो जिन यूज़र्स को हमने सोचा था उन यूज़र्स के अलावा अगर दूसरे यूज़र्स भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो भी डिफरेंट पीपल में आएंगे। उन्हीं ग्रुप में से अगर नए लोग आ जाते हैं तो न्यू यूज़र्स भी जो हैं वो डिफरेंट पीपल हैं। इसी तरह वो लोग जो चेंजेस को आराम से एक्सेप्ट नहीं करते, बड़ी लेट चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, एक एज के बाद और भी मुश्किल हो जाती है नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना। सो वो जो लेट अडॉप्टर्स होते हैं उनको भी हम डिफरेंट यूज़र कह रहे हैं। यूज़र्स विद डिसेबिलिटी जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिनकी नज़र कमज़ोर है। ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्लाइंडनेस, जिनको बिल्कुल नज़र नहीं आता, ये उनकी बात नहीं हो रही, बल्कि जिनकी एज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बीनाई कमज़ोर हो रही होती है, ये उनकी भी बात हो रही है। जिनको किसी ख़ास कलर्स नज़र नहीं आते, जिनको हम कलर ब्लाइंड कहते हैं, वो ये उनकी बात भी हो रही है। और जिनको एक ख़ास लिमिट से आगे नज़र नहीं आता, बड़ी करीब से ले जाके उनको देखना पड़ता है, या बहुत दूर की चीज़ उनको दिखाई नहीं दे रही होती, तो जिनको लिमिटेशंस होती हैं देखने में किसी भी वजह से, ये उन सब की बात हो रही है जिनको ये सारे विजुअल इम्पेयरमेंट में आते हैं। फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट कैसे होती हैं? हेयरिंग इम्पेयरमेंट उनकी भी है जिनको बर्थ से ही पैदाइशी तौर पर जिनको प्रॉब्लम हो रही होती है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट इन्वायरमेंट से भी आ रही होती है। हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट है उसमें शोर बहुत ज़्यादा है तरह तरह का, तो शायद हम लोगों को ऊंचा सुनने की आदत होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत आहिस्ता से सुनना होता है। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। और नॉइज़ की जैसे बात की कि हमें शोर और मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, उसमें भी जो है सुनाई कम दे रहा होता है। तो ये भी डिसेबिलिटीज़ हैं, इनका भी ख्याल रखना है। फिर फ़िज़िकल इम्पेयरमेंट तो बहुत सारी हो जाती हैं, ज़ाहिर बात है उन सारों को हम बताना शुरू करें तो ये सारा लेक्चर ही उसमें गुजर जाएगा। सो जितनी भी फ़िज़िकल इम्पेयरमेंट हो सकती है किसी भी वजह से, उन सारों को हमने करना होता है। और कुछ लोगों के लिए ये अनअवेलेबल चीज़ें हो जाती हैं कि वो इसको अवेल ही नहीं कर सकते। अनअवेलेबल का मतलब ये है कि उनको वो ये वाला काम कर ही नहीं सकते। कुछ लोगों का फ़िज़िकल इम्पेयरमेंट ये होती है कि उनकी मूवमेंट, उनका जो उसको लेने की चीज़ें हैं वो लिमिटेशन आ जाती हैं कि हाथ यहाँ तक तो उठ सकता है, इससे ऊपर उठाना मुश्किल हो रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और फिज़िकल इम्पेयरमेंट अगेन बर्थ से भी हो सकती है और इंजरीज़ की वजह से भी आ जा सकती हैं। सो ये वाले बहुत सारे हैं। लिमिटेशन में जैसे खुदा न खास्ता जिनको पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, तो अब वो उनकी जो
बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं वो लिमिटाइज हो जाती हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही फिज़िकली वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकते, वो अनअवेलेबिलिटी हो जाती है। कुछ का ये होता है कि कोई एक ख़ास खुदा खास्ता राइट साइड पे हो गया है तो राइट मूवमेंट तो नहीं हो सकती, सिर्फ लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट बॉडी मूवमेंट हो सकती है। अब उनकी लिमिटेशंस आ गई हैं कि वो राइट वाला तो यूज़ ही नहीं कर सकते, लेफ़्ट वाला सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल इम्पेयरमेंट में आती हैं। स्पीच इम्पेयरमेंट में कुछ लोगों को जो है वो वंस अगेन बचपन से जिनको होती है वो परमानेंट होती है, वो कुछ बोल ही नहीं सकते। कुछ लोग शॉक में इंजरीज़ की वजह से भी नहीं बोल सकते। टेम्परेरी में कुछ लोगों को जैसे स्टैटरिंग होती है, स्टटरिंग जब करते हैं वो यानी अटक अटक के बोल रहे होते हैं। सो उनको वो भी एक प्रॉब्लम होती है। इसी तरह स्पीच के साथ अगर आपकी स्पीच क्लियर नहीं है तो फिर वो नॉइज़ बन जाएगी, बात नहीं समझ में आएगी। वंस अगेन पैरालिसिस में बहुत ज़्यादा जिनको फालिज हम कहते हैं कि फालिज हो जाता है, उनकी आवाज़ को समझना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। फिर डिसलेक्सिया है, बीमारी है जिसमें याददाश्त चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर लर्निंग के लिए, तो वो प्रॉब्लम आती है। फिर ऑटिज़म है, ये एक मेंटल डिजीज़ है जिसमें जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो बड़े स्पेशल होते हैं। उनका जो मेंटल ग्रोथ होती है वो उनकी एज के साथ मैच नहीं कर रही होती, यानी बॉडी तो ग्रो कर रही होती है लेकिन मेंटल एज एक ख़ास लेवल पे स्लोली चल रही होती है। बॉडी और मेंटल एज जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, उनकी बॉडी और एज मूवमेंट साथ साथ चल रही होती है, मेंटल एज। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी एज और मेंटल एज में डिफ्रेंशिएशन हो रही होती है, उनको हम ऑटिस्टिक बच्चे कहते हैं। सो ये सारे स्पेशल केसेस हैं। अब जैसे डिसलेक्सिया की हमने बात की कि रीडिंग अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है। अब वो इसमें हम दिखा रहे हैं कि डिसलेक्सिया है, आई हैव, अब वो नहीं लिख पा रहा तो आई कांट स्पेल, उसने कह दिया। सो ये एक बीमारी है डिसलेक्सिया की। और इसमें ये अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पे, बहुत मशहूर मूवी थी, उसमें भी यही जो बच्चा दिखाया था उसको डिसलेक्सिया था, जो फैमिली को नहीं समझ में आ रहा होता, फिर एक टीचर उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। सो दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। सो हम जब यूनिवर्सल डिज़ाइन बनाएंगे तो हमारा डिज़ाइन जो है वो डिसलेक्सिया के लोगों के लिए भी होगा। अब ऑटिज़म जो है वो बड़ी अनफॉर्चुनेटली बहुत तेज़ी से फैल रहा है दुनिया में, और इसकी बहुत सारी कॉजेज़ में पॉल्यूशन भी कॉज है, लेकिन ये बाय बर्थ भी होता है, मेंटल भी होता है। सो इसकी जो ग्रोथ रेट वो बता रहे हैं कि 10 साल पहले जो है ये 1000 में एक को होता था, 5 साल पहले ये 500 पे आ गया, और इस वक्त ये तकरीबन 88 में एक बंदे को हो रहा है। ये हमारे यहाँ यूजुअली जल्ला कह के जो है ना उसको टाल दिया जाता है, बट ये एक बड़ी बीमारी है। इसमें फोकस अटेंशन स्पैन जो होता है वो उस जो ऑटिस्टिक पेशेंट होता है उसका बड़ा छोटा होता है, उसको तरह तरह से अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। सो उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी सोच विचार करनी पड़ती है, बिकॉज़ एक ही तरह की चीज़ को देख देख के यानी एक टॉय अगर आप उस बच्चे को देंगे तो वो बड़ा खुश होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो 1 2 3 दिन तक तो उसमें वो खुश रहेगा, फिर उसको उकता जाएगा और छोड़ देगा। सो वहाँ पे जब डिज़ाइन करना होता है तो बहुत ख्याल करना पड़ता है। प्लस जो एज ग्रुप्स हैं वो उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि ओल्डर पीपल जो जिनमें हैं उनमें ज़ाहिर बात है कि डिसेबिलिटी बहुत सारी बढ़ रही होती हैं। अगर उनको हेयरिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो वो हेयरिंग एड लगा रहे हैं, और इसी तरह से उनके जो है उनको याद नहीं रह रहा तो आप उनको कोई ना कोई ऐसा डिज़ाइन बना के देंगे जो उनकी याददाश्त को ठीक रखे। सो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो एड बनाई जाती हैं, वो इसीलिए बनाई जाती हैं
कि उनकी सोशल आइसोलेशन ना हो। सो यूनिवर्सल डिज़ाइन में इस चीज़ का बहुत ख्याल करना पड़ता है। चिल्ड्रन के लिए ख़ास तौर पर हमें ये सोचना पड़ता है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बना रहे हैं, आप बहुत सारे खिलौनों पे आजकल देखें कि गुड फॉर 3+ ईयर्स की बात करते हैं कि 3+ ईयर्स से बड़े जो बच्चे हैं वो यूज़ करें, क्योंकि अगर वो छोटे छोटे डिज़ाइन, जैसे अगर हम लेगो की बात करें तो लेगो के पीसेस बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसमें जोड़ रहे होते हैं एक दूसरे से, तो जो छोटे 3 साल से छोटे बच्चों के लिए उनके लिए बड़े बड़े पीसेस बनाते हैं, क्योंकि बच्चे की आदत है मुंह में लेने की। सो ये कोशिश होती है कि अगर वो बड़ी चीज़ मुंह में लेगा, अव्वल तो ले ना सके, अगर ले भी ले तो पेरेंट्स को या जो भी उसके करीब है उनको नज़र आ जाए, टीचर्स वगैरह, और वो जल्दी से उससे ले लें। सो दीज आर द डिज़ाइन एस्पेक्ट जो हमें देखने होते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस में ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनैलिटी, बहुत सारी चीज़ें बाहर बहुत आराम से हो सकती हैं, हम नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम कर रहे हैं बाहर नहीं की जाती। सो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है। इसी तरह जनरेशन गैप जो होता है उसमें फ़र्क होता है। बड़ों के लिए कुछ और बनाना पड़ता है, छोटों के लिए कुछ और। जो जनरेशन चल रही होती हैं उनको देखना होता है कि कौन सी जनरेशन के लिए ये सूटेबल होगा। कुछ ऐसे हैं जो हम टीनेजर्स के लिए गेम्स वगैरह बनाते हैं, सो वो उस ख़ास जनरेशन के लिए बन रहा है। इसी तरह जेंडर, कुछ फीमेल्स के लिए बन सकते हैं, कुछ मेल्स के लिए बन सकते हैं। फिर रेस है कि हमें रेस को देखना होता है कि कौन सी रेस के लोग हैं, ये फिलिपिनो हैं कि ये चाइनीज़, हम जिनको फीने कहते हैं, गोरे हैं, गंदमी है हमारी तरह, या वो लोग हैं जिनका रंग थोड़ा सा स्याह है। सो इस तरह की चीज़ों को देखना पड़ता है। इसी तरह से हमें क्लास, रिलीजन, पॉलिटिकल प्रेशर, परसुएशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं जहन में रखनी पड़ती हैं कि इंटरप्रिटेशन कैसे हो रही है। फिर हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने अपने लिए टैबूज़ रख दिए हैं। सो वो हमारी एस्पेक्ट्स में सेक्सुअल उसमें आ जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। सो वो टैबूज़ को हम टच नहीं कर सकते। सो ये सारी चीज़ें जहन में रखनी पड़ती हैं। इसी तरह इंटरप्रिटेशन और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज जो है वो उनको देखना होता है। अब देखें, मैं भी अटक रहा हूँ, तो अंग्रेज़ी लैंग्वेज क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है, सो एक्सेप्टेबिलिटी जो है उसको भी ज़हन में रखना पड़ता है। फिर कल्चर, सिंबल्स, जेस्चर्स और कलर्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कल्चर सिंबल में मैंने कई दफ़ा मिसाल दे दी है कि आउल इज़ कल्चरल सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट ये हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। सो ये सारी चीज़ें हमें ख्याल करनी पड़ती हैं। यूनिवर्सल डिज़ाइन इन HCI क्या है? इसमें HCI में इसका मतलब है कि इंटरेक्टिव सिस्टम हम कैसा बनाएं। जाहिर बात है, हम एक ऐसा इंटरेक्टिव सिस्टम बनाएं जो यूजेबल बाय एनीवन हो, हर कोई इसको यूज़ कर सके, जिसकी जितनी एबिलिटीज़ है वो इसके उस एबिलिटी के लिहाज से, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे रिलीजन हो, अपनी अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग यूज़ कर सकें। और ऑब्वियसली यूनिवर्सल डिज़ाइन जो है वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बन सकता कि ये एंड्रॉयड का है, ये विंडोज़ का है। यूनिवर्सल डिज़ाइन को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। थॉट ऑफ अ गुड डिज़ाइन जो है क्या है? यूनिवर्सल डिज़ाइन इज़ प्राइमली अबाउट ट्राइंग टू इंश्योर दैट यू डू नॉट एक्सक्लूड एनीवन थ्रू द डिज़ाइन चॉइसेस यू मेक, बट बाय गिविंग थॉट टू दोज इशू यू विल इनवेरिएबली मेक योर डिज़ाइन बेटर फॉर एवरीवन। सो इसमें आप डिज़ाइन करते वक्त जो है उसके मुताबिक आपको ये सोचना होता है कि जो आप ख़ुद से एक्सक्लूड ना करें किसी को कि भाई ये नहीं, ये यूज़ नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जो बच्चों के लिए चीज़ बन रही है उसमें हम बड़ों को एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन यूनिवर्सल डिज़ाइन में फिर भी ये होता है कि बड़े भी अगर खेलें, कार्टून्स ही देख लें, आजकल हर एज के लोग देख ही लेते हैं, तंग नहीं आते इतना ज़्यादा। सो ये आपकी ज़रूरत है। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है वो ऐसे तमाम इश्यूज़ को जहन में रख के अगर डिज़ाइन को बनाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको और तकरीबन सारे लोग ही इसको इस्तेमाल कर लें। प्रिंसिपल क्या है यूनिवर्सल डिज़ाइन का? इन 1990s अ ग्रुप एट नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी इन द USA proposed 7 जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन।
सो 90s में नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के जो ग्रुप था उसने जो है 7 जनरल प्रिंसिपल बनाए थे। दीज प्रिंसिपल्स गिव अस अ फ्रेमवर्क इन विच टू डेवलप यूनिवर्सल डिज़ाइन। उन प्रिंसिपल्स की वजह से हमें फ्रेमवर्क बच गया जिनके अंदर हम यूनिवर्सल डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब ये जो 7 थे ये कौन कौन से थे? इक्विटेबल यूज़, हर कोई इसको इक्वली यूज़ कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज़, हर एक की हर यूज़ करने वाले के लिए वो फ्लेक्सिबल हो। सिंपल एंड इंट्यूटिव टू यूज़, जितना सादा हो सकता है जितना उतना ज़्यादा हो। और इंट्यूटिव का मतलब ये है कि जितना नेचुरल हो, जो आपके जहन में आ रहा हो वही एक्शन आपको करना पड़े। प्रोवाइड परसेप्टेबल इंफॉर्मेशन, और ये वो जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो आप परसीव कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि आपको चाहिए है। इसमें टॉलरेंस फॉर एरर होनी चाहिए। लो फिजिकल एफर्ट, बहुत आराम से इसको इस्तेमाल कर सकें। साइज एंड स्पेस फॉर अप्रोच एंड यूज़, सिंपल, जितने कम साइज़ जितने इजीली अवेलेबल इसको कर देंगे, जितना छोटे बड़ा जिस साइज़ का चाहिए अप्रोप्रिएट साइज़ आप उसका हो और उतनी ही स्पेस में आ रहा हो। अगर इतनी सी स्पेस में आना है तो उसको इतनी स्पेस ना दी जाए। सो ये साइज एंड स्पेस फॉर अप्रोच एंड यूज़ हो जाता है। इक्विटेबल यूज़ का क्या मतलब है? द डिज़ाइन इज़ यूजफुल एंड मार्केटेबल टू बी विद डाइवर्स एबिलिटीज़, जाहिर बात है कि ये डाइवर्स लोगों के लिए है। प्रोवाइड द सेम मीन्स ऑफ यूज़ फॉर ऑल यूज़र, आइडेंटिकल वेन एवर पॉसिबल, इक्विवेलेंट वेन नॉट। सो सबको आइडेंटिकल हो, और अगर आइडेंटिकल नहीं हो सकता तो उतना इक्विवेलेंट ज़रूर होना चाहिए जितना करीब करीब होना चाहिए दूसरे के। अवॉइड सेग्रीगेशन और स्टिग्मेटाइजिंग एनी यूज़र्स, अब किसी एक यूज़र को आप सेग्रीगेट अलग ना करें और स्टिग्मा ना बनाएं, उसके लिए हवा ना बनाएं कि वो यार मैं नहीं यूज़ कर सकता। प्रोविजन फॉर प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी शुड बी इक्वली अवेलेबल टू ऑल यूज़र्स। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें सबको चाहिए होती हैं। मेक द डिज़ाइन अपीलिंग टू ऑल यूज़र्स, और डिज़ाइन को अपील करना चाहिए हर एक को। फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज़ जो है, जैसे हमने बात की थी कि जो राइट हैंडर्स हैं उनको कैंची उनके लिए तो बनाई जाती है लेकिन लेफ़्ट हैंडर्स के लिए नहीं बनाई जाती। तो आपका डिज़ाइन ऐसा हो कि वो रिवर्स बड़े आराम से हो जाए और वो रिवर्स में भी यूज़ कर सकें। सो ये है चीज़ है। प्रोवाइड चॉइस इन मेथड्स ऑफ यूज़, चॉइस दे दें आप मेथड ऑफ यूज़ में। अकोमोडेट राइट और लेफ्ट हैंड एक्सेस, जाहिर बात है ये भी हमने बात कर ली कि दोनों हाथों से यूज़ करने वाले कर सकें। फैसिलिटेट द यूज़र एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, उसकी एक्यूरेसी और प्रिसिशन को जितना ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। प्रोवाइड एडाप्टेबिलिटी टू द यूज़र स्पेस, और ये यूज़र के पेस के उसकी स्पीड के मुताबिक जो है एडाप्टेबल हो जाए, चेंज हो जाए और उसमें उसको यूज़ किया जा सके। अब फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज़ में हम एक पावर पॉइंट की एग्जांपल ले रहे हैं कि एक तरीका ये है कि आप मेन्यू में जाएं, विंडोज़ में जाएं और नेक्स्ट पेन में का बटन दबाएं और एक नेक्स्ट पेन का F6 का बटन प्रेस करके डायरेक्ट जा सकते हैं। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसको ये याद हो गया तो वो ऊपर जो फंक्शंस कीज़ हैं उनमें F6 दबाएगा और नेक्स्ट पेन में चला जाएगा, नेक्स्ट विंडोज़ में चला जाएगा। सो ये इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एंड इंट्यूटिव का मतलब यह है कि यूज़ ऑफ द डिज़ाइन इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड रिगार्डलेस ऑफ द यूज़र्स एक्सपीरियंस, नॉलेज, लैंग्वेज, स्किल्स और करंट कंसंट्रेशन लेवल। सो उसके डिज़ाइन को इतना आसान होना चाहिए कि यूज़र का कोई भी एक्सपीरियंस हो, कोई भी नॉलेज हो, कोई भी उसकी लैंग्वेज हो, उसका कंसंट्रेशन लेवल, जैसे हमने ऑटिज़म में बात की थी कि कंसंट्रेट पर टाइम स्पैन उनका छोटा होता है, उसका कोई भी कंसंट्रेशन का लेवल हो वो यूज़ कर सके। बच्चों की कंसंट्रेशन बड़ी तेज़ी से चेंज हो जाती, सो अगर बच्चों के लिए सिस्टम बन रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन लेवल के लिहाज से ही बनना चाहिए। गाइडलाइंस इसको अचीव करने की क्या हैं? एलिमिनेट अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाएं। बी कंसिस्टेंट विद यूज़र एक्सपेक्टेशन एंड इंट्यूशन, यूज़र जो एक्सपेक्ट कर रहा है, यूज़र जो उसके इंट्यूशन है, जो उसको छठी हिस्स कह रही है, जो उसकी सेंस कह रही है उसको कि ये होना चाहिए, वो उसमें डालें। एकोमोडेट अ वाइड रेंज ऑफ लिटरेसी एंड लैंग्वेज स्किल्स, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी हर
कम पढ़े लिखा या बिल्कुल अनपढ़ से लेके और पढ़े लिखे के लेवल तक और हर तरह के लैंग्वेज को समझने वाले के लिए होना चाहिए। यहाँ लैंग्वेज स्किल्स का मतलब ये है कि उर्दू किसी की कितनी समझ में आ रही है। एक वो वर्ड्स हैं जो उर्दू के बड़े मुश्किल वर्ड्स हैं, उनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, या इसी तरह इंग्लिश के बहुत से मुश्किल वर्ड्स को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो मुश्किल हो जाती है। अरेंज इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट विद इट्स इम्पॉर्टेंस, इंफॉर्मेशन को उसकी इम्पॉर्टेंस के लिहाज से आप अरेंज करें। प्रोवाइड इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग एंड फीडबैक ड्यूरिंग एंड आफ्टर टास्क कंप्लीशन, टास्क जब हो रही हो और जब ख़त्म हो जाए आपकी बड़े तेज़ी से उसमें प्रॉम्प्ट हो जाना चाहिए, फ़ौरन उसको फीडबैक मिल जाना चाहिए कि अच्छा अब ये टास्क चल रही है। जैसे फ़ाइल सेविंग में हमने बार बार बात की है कि आपको दिखा रहा होता है कि इतने कंप्लीट हो चुका है और फिर डन होने पे वो डन हो जाता है और आप उसके बाद ओके करके या ख़त्म करके या नेक्स्ट करने एक्शन लेने पे मजबूर हो जाते हैं। ये थिएटर कंट्रोल में उन्होंने बताया है कि ओपन शो फाइल, प्रीवियस क्यू, नेक्स्ट क्यू, गो। अब ये एक थिएटर जिसको चलाना है उसको बड़े आराम से वो इन चीज़ों को समझ सकता है और वो इसको यूज़ कर सकता है। परसेप्टेबल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो आप परसीव कर रहे हैं वो मिलना चाहिए। द डिज़ाइन कम्युनिकेट्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली टू द यूज़र रिगार्डलेस ऑफ एम्बिएंट कंडीशंस और द यूज़र सेंसरी एबिलिटीज़। अब यूज़र को क्या चीज़ समझ में आ रही है या उसकी ख़ास पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से होना चाहिए। अब इसमें देखें विद अ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट आ रहा है तो उसको साउंड की भी वो दी हुई है और उसमें वो ब्रेल में अगर वो रीड, अब हर बंदा जो विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ होता है उसने ब्रेल लैंग्वेज भी नहीं सीखी होती, तो अगर आप ब्रेल में ही खाली दे रहे हैं यानी दाने उभरे उभरे दे रहे हैं तो जिसको वो पता ही नहीं है, उसने पढ़ा ही नहीं है, वो क्या करे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि साउंड में हो जाए और वो सुन सके कि क्या उसको क्या नेक्स्ट करना है और वही कमांड एक्सेप्ट कर सके। सो दिस सॉर्ट ऑफ जो है वो इजी होता है। जब आप सेफ वगैरह को देखें तो उसमें अगर एक क्लिक की आवाज़ भी आती है जब आप लॉक लगा रहे होते हैं। अब जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो क्लिक की आवाज़ नहीं सुनेगा तो उसको वो नंबर ज़ाहिर बात है याद होने चाहिए, वो नंबर को ले जाके और नंबर से भी कर सकता है। तो दोनों तरह की यूज़र्स को फैसिलिटेट कर रहा है। गाइडलाइंस इसको पहुंचने की क्या है? यूज़ डिफरेंट मोड्स, पिक्टोरियल, वर्बल, टेक्सटाइल, यानी आपने पिक्चर भी दी हुई है, वर्बल वॉइस भी है और टच का भी दिया हुआ है। फॉर रिडंडेंट प्रेजेंटेशन ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन, सो दैट जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हर तरीके से अवेलेबल हो जाए। प्रोवाइड एडुकेट कंट्रास्ट बिटवीन एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इट्स सराउंडिंग। अब जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है और उसके इर्द गिर्द वो जो वाइट स्पेस वगैरह की बात की थी पहले, उसको आपने कंट्रास्ट देना होगा। मैक्सिमाइज लीजिबिलिटी ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन, और हमें जितनी भी जो है इंफॉर्मेशन है, ख़ासतौर पे जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो उसको अटेन कर सकें, उसको समझ सकें, उसको एडहेयर कर सकें, उसको हम क्या करें परसीव भी कर सकें और उस पर काम कर सकें। डिफ्रेंशिएट एलिमेंट्स इन वेज दैट कैन बी डिस्क्राइब, मेक इट ईजी टू गिव इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस। ऑब्वियसली हमें जैसे हमने अभी विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ कहा कि वो ज़बान से कान से सुन सके और ज़बान से कमांड दे सके, ये भी देने की ज़रूरत होती है। प्रोवाइड कंपैटिबिलिटी विद वैरायटी ऑफ टेक्निक्स और डिवाइसेस यूज्ड बाय पीपल विद सेंसरी लिमिटेशंस। सो सेंसरी जिनके पास जो किसी भी सेंसर, चाहे सुनने की प्रॉब्लम है, चाहे देखने की प्रॉब्लम है, चाहे टच करने की प्रॉब्लम है, उन सब को हमने कंसिडर करना है। टॉलरेंस फॉर एरर जो है वो है द डिज़ाइन मिनिमाइज हैजर्ड्स एंड द एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सीडेंटल और अनइंटेंडेड एक्शंस। कोशिश ये होनी चाहिए कि एक्सीडेंटली डिलीट ना हो जाए या इंटेंशन आपकी एंटर करने की है और तब आपसे डिलीट गया, तो ये इन चीज़ों को अवॉइड कर सकें। सो इसमें गाइडलाइन क्या है? अरेंज एलिमेंट्स टू मिनिमाइज हैजर्ड्स एंड एरर। हमें इस तरह से अरेंजमेंट करनी चाहिए कि डिलीट और एंटर की साथ साथ नहीं हो। जैसे मोस्ट एक्सेसिबल जो हैं उनको
और ज़्यादा करीब कर देना चाहिए। हैज़र्डस एलिमेंट्स एलिमिनेटेड, आइसोलेटेड और शील्डेड। जो हैज़र्डस एलिमेंट हैं, डिलीट का बटन या तो नहीं होना चाहिए आइडियली, लेकिन चाहिए होता है बहुत सारे कामों में, या हम उसको आइसोलेट कर दें, बिल्कुल कॉर्नर पे दे दें, या उसको हम कोई शील्ड दे दें ताकि वो एक्सीडेंटली ना दबाए जाए। प्रोवाइड वार्निंग्स ऑफ हैज़र्ड्स एंड एरर, वार्निंग्स ज़रूर देनी चाहिए। प्रोवाइड्स फेल सेफ फीचर्स, अगर आपसे ऐसे चीज़ें हो जाएं तो आप जो है ऐसे सेफ्टी की तरफ जो है ना लेके जाएं, या तो ऐसा हो कि आपका जो सिस्टम है उसमें फेलियर ही कम हो, बहुत कम फेलियर के चांसेस हों, गलत चीज़ें ना हो रही हों। तो जितना ज़्यादा आप ये कर लेंगे बहुत ही अच्छा होगा। डिस्करेज अनकॉन्शियस एक्शन इन टास्क दैट रिक्वायर्ड विजिलेंस, और जिस टास्क में विजिलेंस चाहिए, सोच समझ के चाहिए, वो जो है उसको अनकॉन्शियसली कोई भी ना कर सके। अब जो डिलीट है, डिलीट अनकॉन्शियसली नहीं होना चाहिए, उसमें आपको सोच समझ के देख के करना चाहिए। तो उसमें आप देखेंगे 2-3 दफ़ा तो ज़रूर पूछता है कि ये हो रहा है, कर दें, फिर वो पूछता है चाहिए इस ये करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, कर दें। तो 2-3 दफ़ा अगर कोई ले रहा है तो फिर जाहिर बात है उसका कुछ नहीं किया जा सकता। सो टॉलरेंस ऑफ फॉर एरर जो है वो एग्जांपल एक तो अंडू की है कि आप अंडू की ऑप्शन दे दें ताकि अगर कोई चीज़ गलती से हो गई है तो वो वापस जा सके। लो फिजिकल एफर्ट का मतलब ये है कि जाहिर बात है कि ऐसा आपकी डिज़ाइन होना चाहिए जो एफिशिएंटली और बड़े आराम से यूज़ हो सका और जिसमें थकावट ना हो करने में। अलाउ यूज़र टू मेंटेन अ नेचुरल न्यूट्रल बॉडी पोजीशन। अब यहाँ पे हम न्यूट्रली बैठे रहें, अगर मुझे झुक के बैठना है या मुझे बहुत ही लेट के बैठना है तो ये ठीक नहीं है। यूज़ रीजनेबल ऑपरेटिंग फोर्सेस, अब हम बड़े आराम से माउस को यूज़ करना होता है तो ज़ोर नहीं लगाना होता, स्लोली हम यूज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज रिपीटेटिव एक्शंस, रिपीटेटिव एक्शंस बार बार कोई एक ही चीज़ को करने को ज़रा कम से कम करना चाहिए। और सिमिलरली जो मिनिमाइज सस्टेन फिजिकल एफर्ट जो है वो भी होनी चाहिए कि आपकी फिजिकल एफर्ट जो है वो कम से कम लगे। अब आजकल जैसे जो डिज़ाइंस आ गए हैं उसमें ये है कि अब बच्चे को भी रखते हुए थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस पे कर दिया है कि ऑटोमेटिक पानी अगर आना चाहता है या हवा से आप सुखाना चाह रहे हैं, एयर ब्लोअर है, तो उसमें आपको ऊपर जाके, पहले एक ज़माना था बटन दबा के फिर ब्लोअर से करें, अब ये हो गया है कि हाथ लेके जाएं, सेंसर्स लगा दिए, खुद ब खुद वो हो जाता है। साइज एंड स्पेस फॉर अप्रोच एंड यूज में अगर हम देखें कि अप्रोप्रिएट साइज एंड स्पेस इज प्रोवाइडेड फॉर अप्रोच, रीच, मैनिपुलेशन एंड यूज रिगार्डलेस ऑफ यूजर्स बॉडी साइज, पोस्चर और मोबिलिटी। जो हमने पीछे भी एग्जांपल दिखाई है उसको भी हम इसमें भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे भी हमने बच्चे की रीच में भी पहुँचा दिया है, इतना नीचे नहीं किया कि बड़ा अगर कर रहा है तो उसको झुकना पड़ जाए, ऐसा सेफ सा डिस्टेंस ले लिया है जो दोनों की यूज़ को मैक्सिमाइज कर सके, अप्रोच उस दोनों उसको अप्रोच कर सकें, दोनों के लिए उसको रीच करना, उस तक पहुंचना आसान हो जाए। फिर उसके मैनिपुलेशन जो है वो सेंसर बेस्ड कर दिया है तो वो भी आसान हो गया है। और अगर कोई व्हील चेयर पे भी खुदा न खास्ता आता है तो उसके लिए भी पहुंचना आसान हो जाएगा। सो कितनी भी जो भी बॉडी साइज है, बच्चा है, बड़ा है या व्हील चेयर पे है, किसी भी पोस्चर, बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, खुद से जा रहा है या कोई पुश कर रहा है, हर तरीके से उसको यूज कर सकता है। सो गाइडलाइन क्या है? प्रोवाइड अ क्लियर लाइन ऑफ साइट टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स फॉर एनी सीटेड और स्टैंडिंग यूजर। अब वो जो लाइन ऑफ साइट को हमने देखना है कि वो देख सके, चाहे वो बैठी हुई हालत में हो चाहे वो खड़ी हुई हालत में हो। मेक रीच टू ऑल कंपोनेंट्स कंफर्टेबल फॉर एनी सीटेड और स्टैंडिंग यूजर। अब वो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो उस तक पहुंच सके, पहले तो देख सके फिर पहुंच सके, चाहे वो बैठा हुआ है चाहे खड़ा हुआ है। अकोमोडेट वेरिएशन इन हैंड एंड ग्रिप साइज। अब वो चाहे छोटा हाथ है चाहे बड़ा हाथ है, सख्ती से पकड़ सकता है या अर्थराइटिस वाले नरम से पकड़ते हैं, तो उनको ग्रिप साइज फोर्स के लिहाज से भी बना होना चाहिए। प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर द यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस और पर्सनल असिस्टेंस। अब वो जो अगर व्हील चेयर वाले ने आना है
तो अगर आपने ऐसा एंट्रेंस दे दी कि जिसमें सिर्फ खड़ा हुआ बंदा जा सकता है, तो वो ज़ाहिर बात है कि अपनी व्हील चेयर के साथ नहीं आ सकेगा। सो ये एक प्रॉब्लम है जो बाहर के मुल्कों में और हमारे यहाँ भी जो अच्छी अच्छी जगहें हैं वहाँ ऐसे टॉयलेट्स, ऐसी जगहें बन रही हैं, रूम्स दे दिए जाते हैं जहाँ पे वो व्हील चेयर वाला भी खुद से अंदर लेके चला जाए और अपने आप यूज़ कर सके। डिज़ाइनिंग फॉर डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि रिक्वायर्स रियली अंडरस्टैंडिंग द वे डाइवर्स टाइप ऑफ यूज़र इंटरेक्ट विद द सिस्टम। हमें ये देखना है कि जो मुख्तलिफ सोचों वाले, मुख्तलिफ बैकग्राउंड वाले, मुख्तलिफ कल्चर वाले, मुख्तलिफ रिलीजन वाले कैसे इसको यूज़ करेंगे। सो इमेजिन हाउ योर इंटरफेस इज़ ट्रांसलेटेड। अब आपको ये भी इमेजिन करना है कि कैसे ट्रांसलेट किया। डिफरेंट लैंग्वेज का मतलब डिफरेंट है। हमने पीछे भी एक एग्जांपल दी थी कि वो गया है कोक बेचने के लिए और उसने दिखाया है कि सहरा में लेटा हुआ है बंदा और फिर उसने कोक पी और फिर वो सहरा में दौड़ रहा है। तो उसने तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट दिखा दिया अंग्रेज़ी के लिहाज से, लेकिन अरब में जब वो गया तो अरब में वो राइट टू लेफ़्ट पढ़ते हैं। उन्होंने देखा यार सहरा में एक बंदा दौड़ रहा है, उसने कोक पी और वो फिर सहरा में लेट गया। तो ये आपको जहन में नशीं करना पड़ता है कि ट्रांसलेट कैसे हो रहा है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। मोडालिटी क्या है, स्क्रीन से रीड करेगा, टच सिस्टम पे करेगा कि ब्रेल यूज़ करेगा। फिर कॉग्निटिव फिल्टर होना चाहिए कि उस जो परसीव कर रहा है वो उसकी कॉग्निशन पे सही असर कर रहा है। इंटेलिजेंट का सिंबल अगर आपने आउल खाली दे दिया है तो वो इस खित्ते में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो कोई भी उस बटन को नहीं दबाएगा इंटेलिजेंट के लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। टर्मिनोलॉजी में हम क्या बात कर रहे हैं? एबिलिटी, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, पॉलिसीज, लॉज, regulations, guidelines, people, person with population versus categories of abilities, so persons with all these things. So ये terminologies हैं जिनको हम यूनिवर्सल डिज़ाइन में जहन में रखते हैं कि हमने किस तरीके से बनाना है। जो सबसे अच्छा तरीक़ेकार है वो ये है कि आप मल्टी सेंसरी सिस्टम्स बना दें। मोर देन वन सेंसरी चैनल इन इंटरेक्शन। क्या करें कि जैसे हमने बात की थी कि सिर्फ नज़र ही नहीं आ रहा हो टेक्स्ट में, बल्कि साउंड भी हो, फिर खाली टेक्स्ट ना हो, हाइपर टेक्स्ट भी हो, उसमें कनेक्शन हो आगे जाने के लिए। फिर एनिमेशंस आप डाल सकते हैं, वो उससे भी समझ में आता है। फिर वीडियोस डाल सकते हैं, फिर जेस्चर्स रिकग्निशन डाल सकते हैं कि जेस्चर से समझें। इसी तरह विजन डाल सकते हैं कि आप उसमें जो है विजुअलाइज कर सकें और दिखा सकें कि भाई ये चीज़ हो रही है। ये जो है यूज्ड इन रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है कि आप रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में इसको यूज़ कर सकें जो भी आपका सिस्टम है। पर्टिकुलरली गुड फॉर यूजर्स विद स्पेशल नीड्स एंड वर्चुअल रियलिटी। अब जब हम स्पेशल नीड्स वाले बंदों के लिए या वर्चुअल रियलिटी में जब हम बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ा काम करती हैं। साउंड, टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, एनिमेशन, वीडियो, जेस्चर्स, विजन, ये सारी चीज़ें बड़ा काम करती हैं। सो ये अगर हम मल्टी सेंसरी सिस्टम्स डाल देते हैं तो ये कवर करता है जनरल टर्मिनोलॉजी को भी कवर करता है, स्पीच को भी कवर करता है, नॉन स्पीच साउंड्स को भी कवर करता है, हैंड राइटिंग वगैरह सब चीज़ों को कवर कर सकता है। और कंसिडरिंग एप्लीकेशन एज वेल एज प्रिंसिपल्स, सो एप्लीकेशंस और प्रिंसिपल्स को समझने के लिए भी मल्टी सेंसरी सिस्टम्स जो हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं। अब स्पीच तो हमें समझ आ गई कि क्या है, लेकिन नॉन स्पीच साउंड्स क्या होती हैं? नॉन स्पीच साउंड्स एक्चुअली वंस अगेन बाहर की मिसाल दूंगा, पाकिस्तान में अभी ये सिलसिला नहीं हुआ, बट बाहर ये है कि जैसे सिग्नल्स ख़ास तौर पर जो यूज़र जहाँ पे उन्होंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई हुई है और वहाँ पे सिग्नल्स लगे हुए हैं, वहाँ उन्होंने आपने देखा होगा कि बाज़ जगहों पे पाकिस्तान में भी लग गया है कि टाइम आ रहा होता है या वॉक करने के लिए वो हाथ का इशारा रुकने का आता है और ग्रीन आ जाता है तो आप वॉक कर सकते हैं।
नॉन स्पीच में ये किया है कि उन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ये सिलसिला किया है कि उन्होंने आवाज़ कर दी है सिग्नल की, और इस तरफ क्रॉस करने के लिए एक और आवाज़ है और इस तरफ क्रॉस करने के लिए एक और आवाज़ है, सो दैट कि उसको हॉरिजॉन्टल जाना है या वर्टिकल जाना है, उसने उस तरीके से उसको बता दिया गया है और सिखा दिया गया है। सो इन साउंड से भी उसको पता चल जाता है कि वो रोड वर्टिकल वाली क्रॉस कर सकता है कि हॉरिजॉन्टल वाली क्रॉस कर सकता है, सो ऑन सो फोर्थ। अब जो स्पेशल किड्स होते हैं उनके लिए जो मल्टी सेंसरी सिस्टम्स होता है उसमें कलर्स को भी किया हुआ है, लाइट्स को भी, विजुअल को भी किया हुआ है, विजुअल इफेक्ट दोनों तरीके से डाला गया है, कलर से भी डाला गया है, लाइट से भी डाला गया है, फिर उसमें साउंड भी डाली गई है और स्पीच भी डाल दी गई है कि रेड और प्रेस करें या ब्लू प्रेस करें। सो ये इस तरह का मल्टी सेंसरी सिस्टम बनाया होता है। यूजेबल सेंसेस कौन कौन सी हैं? ऑब्वियसली हमारे पास 5 सेंसेस हैं, साइट, साउंड, टच, टेस्ट एंड स्मेल। ये हम सारा दिन यूज करते हैं। ईच इज इम्पॉर्टेंट इन इट्स ओन, हर कोई अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखती है और टुगेदर ये जो है एक फुलर इंटरेक्शन जो है प्रोवाइड करती है विद द नेचुरल वर्ल्ड। हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके नेचुरल वर्ल्ड को, जो हमारी वर्ल्ड है, उसको बड़े आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सूंघ सकते हैं और छू सकते हैं और जो है उसको चख सकते हैं। यानी इन सिंपल वर्ड हम बहुत अच्छी तरह से अपनी दुनिया का मुशाहिदा कर सकते हैं। कंप्यूटर्स रियली ऑफर सच अ रिच इंटरेक्शन। अब कंप्यूटर्स जो हैं वो ये तो देते नहीं है और टेस्ट और स्मेल तो बिल्कुल ही नहीं देते। साइट, साउंड, टच अगर 3 मैक्सिमम दे देते हैं, अभी भी टेस्ट और स्मेल को अभी वो नहीं दे पा रहे। कैन वी यूज ऑल द अवेलेबल सेंसेस? आइडियली यस, हम सारी अवेलेबल सेंसेस को यस यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जैसे मैंने कहा कि वी कैन यूज साइट, साउंड, टच समटाइम्स, हर दफा तीनों कोई ऑप्शन नहीं देते, और वी कैन नॉट येट यूज टेस्ट और स्मेल। टेस्ट और स्मेल को हम अभी तक यूज करने के काबिल नहीं हो सके। मल्टी मॉडल वर्सेस मल्टीमीडिया। मल्टी मॉडल मोडेलिटी का मतलब ये होता है कि जो अब हमने अभी बात की कि हम सारी सेंसेस को यूज करें, यूज मोर देन वन सेंसेस और मोड ऑफ इंटरेक्शन। जबकि एग्जाम्पल क्या है, विजुअल एंड ऑरल सेंसेस हम देख और सुन सकें। अ टेक्स्ट प्रोसेसर में स्पीक द वर्ड एज वेल एज इक्विंग देम टू द स्क्रीन, सो वो दिखा भी दे और टच जो है उसको सुना भी दे। मल्टीमीडिया सिस्टम जो है वो यूज अ नंबर ऑफ डिफरेंट मीडिया टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। अब ये जो दोनों चीज़ें हम करवाना चाह रहे हैं, अगर यही एग्जांपल ले लें, सो उसको क्या होगा कि अ कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग सिस्टम में यूज वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट एंड स्टिल इमेजेस। ठीक है ना, तो वो टेक्स्ट को भी यूज करेगा, वीडियो को भी यूज करेगा, साउंड को भी यूज कर लेगा। ये जो यूज कराएगा कंप्यूटर को, ये मल्टीमीडिया है। डिफरेंट मीडिया ऑल यूजिंग द विजुअल मोड ऑफ इंटरेक्शन में ऑल्सो यूज साउंड्स, बोथ स्पीच एंड नॉन स्पीच। टू और मोर मीडिया नाउ यूजिंग अ डिफरेंट मोड। सो हम ये बात कर रहे हैं कि मल्टीमीडिया में क्या हो रहा है कि वो डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेट कर रही हैं इंफॉर्मेशन को, वो साउंड, विजुअल और इवन टच को अगर डिफरेंट मॉडल को भी ले रही हैं तो वो मल्टीमीडिया है। और वो अगर एयर कर रही हैं, दिखा रही हैं या टच करवा रही हैं, तो ये मीडिया डिवाइसेस, ज़ाहिर बात है स्क्रीन पे देखना पड़ता है। स्पीकर्स लगे होंगे तो आप सुन सकेंगे, माइक लगे होगा तो आप कम्युनिकेट कर सकेंगे, बोल सकेंगे, और टच स्क्रीन का ऑप्शन दी होगी, माउस वगैरह दिया होगा तो आप ये उसको मूव कर सकेंगे। सो ये सारी चीज़ें मल्टीमीडिया सिस्टम्स में आती हैं। अब विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए हम हाउ टू डील विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बिकॉज जो विजुअल इम्पेयरमेंट है वो देख तो सकते नहीं है। सो कीबोर्ड वर्सेस माउस यूज, हम कितना कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, कितना हम माउस को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हाउ डू दे नो इट इज देयर। अब वो कैसे इसको कर सकते हैं कि ये है। एक तो टॉकिंग ब्रेल, अब वो ब्रेल में लिखा हुआ हो
तो ठीक है। इसी तरह एटीएम मशीन्स में कुछ में फ़ोन जैक्स लगाए हुए हैं कि फ़ोन के ज़रिए आप अपना कमांड दे के और अपना काम कर सकते हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी इज़ देयर। साउंड आउटपुट का मतलब ये है कि स्क्रीन रीडर्स, रेट्स, वॉइसेस, क्वालिटी, ये आपकी साउंड आउटपुट में बहुत ही ज़्यादा वो रोल प्ले करती हैं। फिर नॉन स्पीच ऑडियो आपकी म्यूज़िक की चेंज से या आपकी टोन की चेंज से आपको पता चल जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और फिर ऑब्वियसली इक्विपमेंट कौन सा अवेलेबल है, साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए, माइक अच्छा होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें बड़ी है। और अब जो विजुअल इम्पेयरमेंट वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैथ्स और ग्राफ्स, इक्वेशंस और ग्राफ्स और टेबल्स को कैसे यूज़ कराया जाए। सो ये जब ऐसा कोई सिस्टम बनाना पड़ रहा है जो विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए लोगों को भी उसमें शामिल करना है, तो अब मैथ्स तो लिख के जो करा रहे होते हैं टीचर्स वगैरह, ग्राफ दिखा दिए कि ये देखें ग्राफ जा रहा है ऊपर, तो वो जो देख ही नहीं सकता वो क्या करे। इसी तरह टेबल आपने बता दिया कि ये टेबल में देख लें कि जी इतने पास हुए, इतने फेल हुए। सो सोचना पड़ता है विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए। सो अब व्हाट अबाउट दीज इक्विटेबल यूज़। अब वो जो देख सकता है और जो जिसको विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिसको प्रॉब्लम्स हैं देखने में, वो दोनों वो नॉर्मल सिस्टम को कैसे बराबर का यूज़ कर सकता है। उसको अगर ब्रेल नहीं दिया हुआ, साउंड नहीं दी हुई और ये नहीं दिया हुआ, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज़ तो ना रहा हुआ। सिंपल एंड इंट्यूटिव टू यूज़। अब जो देख सकते हैं जो नॉर्मल हैं उनकी इंट्यूशन कुछ और है, और जिनको इम्पेयरमेंट है उनकी इंट्यूशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनको उनका वो 7 प्रिंसिपल्स को हम कैसे लेके चलेंगे कि प्रोवाइड परसेप्टेबल इंफॉर्मेशन, वो क्या परसीव कर रहे हैं, टॉलरेंस फॉर एरर। अब एरर देख के करने वाले और दूसरे में ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा। लो फिजिकल एफर्ट उसके लिए शायद आसान और नॉर्मल बंदे के लिए, लेकिन अगेन विजुअल इम्पेयरमेंट वाले के लिए प्रॉब्लम होगी। और फिर साइज एंड स्पेस फॉर अप्रोच एंड यूज़। अब उसको अप्रोच करने के लिए हो सकता है कि बड़ा साइज़ या बड़ी चीज़ चाहिए, आपने कीबोर्ड बहुत छोटा बना दिया है, ब्रेल के लिए हो सकता है आपको बड़ा बनाना पड़े। सो ये चीज़ें कंसीडर, ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं उनको कंसीडर करना ही पड़ेगा। अब स्पीच में है ह्यूमन बीइंग्स हैव अ ग्रेट एंड नेचुरल मास्टरी ऑफ स्पीच। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो उनमें ये मास्टरी है, वो स्पीच को कर लेते हैं। मेक इट्स डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट द कॉम्प्लेक्सिटी बट इट इज़ एन ईजी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब वो कॉम्प्लेक्स जो स्पीच है उसमें उनको डिफ़िकल्ट हो रही होती है अगर वर्ड्स का इस्तेमाल इतना अंग्रेज़ी के अल्फाज या उर्दू के अल्फाज बड़े मुश्किल शामिल कर दिए जाएँ, तो ज़ाहिर बात है उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन उसके बावजूद भी बातचीत करना जो है वो इजी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच में क्या चीज़ आ जाती है, फोनीम्स आ जाती हैं कि आपके साउंड की बेस पे जो आपकी वो चल रही होती हैं उनको कैसे लेके चलते हैं। और ये अंग्रेज़ी में 40 ऑफ देम है। ये फोनेम्स जो हैं ये आ, बा, का जो है ये बेसिकली बेसिक एटॉमिक यूनिट है, यानी ये सबसे छोटा यूनिट है स्पीच का। साउंड स्लाइटली डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट दे आर इन। दीज लार्जर यूनिट्स जो हैं वो हैं जैसे ए बी सी में आ, बा, खा, खा, लेकिन खा जो है कैट और उसमें तो चल रहा है, लेकिन इसी तरह सी की आवाज़ सी में भी निकल सकती है। सिटी में वो सी स की साउंड निकल रही है और कार में वो का की साउंड निकल रही है। सो ये डिफरेंट करता है। ऑलोफोन्स का मतलब है ऑल द साउंड्स इन द लैंग्वेज। अगर हम सारी साउंड्स देखें लैंग्वेजेस में, सो ये आती हैं बिटवीन 120 एंड 130। सो 120 से 130 के दरमियान आ जाती हैं और इनको जो है वो ग्रुप्स में शुमार बांध दिया गया है कि कौन से ग्रुप्स हैं। मॉर्फीम्स का मतलब है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट हैज़ मीनिंग। सो कोई ऐसा वर्ड जो जिसकी कोई मीनिंग आ जाए वो मॉर्फीम्स में आ जाता है।
अदर टर्मिनोलॉजी में प्रोसोडिटी आ जाती है, ऑल्ट्रेशन इन टोन एंड क्वालिटी। अब हम टोन और क्वालिटी में एक डिफरेंस ले आते हैं। एक थैंक यू है और एक नो या एक थैंक यू है प्यार के साथ और एक थैंक यू। सो ये टोन के फ़र्क से हमने डिफरेंस किया कि यहाँ पे वो पहले वाले थैंक यू में वो एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरे वाले में वो मना कर रहा है। वेरिएशन इन एम्फेसिस, स्ट्रेस, पॉजेज एंड पिच। सो ये टोन, एम्फेसिस, स्ट्रेस, पॉज और पिच की वजह से आप डिफरेंस को आपको समझना होगा। इम्पार्ट मोर मीनिंग टू सेंटेंस, और ये मीनिंग में बहुत ज़्यादा जो है सेंटेंस में बहुत ज़्यादा मीनिंग ले आता है। को आर्टिकुलेशन, द इफेक्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑन द साउंड। अब वो आपकी आर्टिकुलेशन कैसी हो रही है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट होता है। बाज़ हमारे इलाकों में जैसे रे को रे और रे को रे बोला जाता है, तो ये आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम है। ट्रांसफॉर्म्स द फोनेम्स इनटू ऑलोफोन्स, और ये आता है कि फोनेम्स को, नॉर्मल फोनेम्स को जब हम ऑलोफोन्स में लेके जा रहे होते हैं तो प्रॉब्लम आता है। सिंटेक्स जो है ऑब्वियसली स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है कि आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में यूज़ किया जाता है। ये सिंटेक्स है सेंटेंस का। सिमेंटिक्स का मतलब होता है कि मीनिंग ऑफ सेंटेंस। सो आपको मीनिंग समझ में आनी चाहिए। सिमेंटिक में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली हमने सेंटेंस तो शायद स्ट्रक्चर तो ठीक लिख दिया लेकिन मतलब नहीं समझ में आया। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब, हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब ये है कि डज एक्सेस फॉर द ब्लाइंड मीन नो एक्सेस फॉर द डेफ। अब अगर हम हियरिंग इम्पेयरमेंट कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि क्या जब हम उसको साउंड दे रहे हैं तो क्या खाली साउंड काफ़ी होगी, क्योंकि वो साउंड से जिसको विजुअल इम्पेयरमेंट है वो तो चल जाएगा, लेकिन जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो तो साउंड को फिर सुनेगा ही नहीं। कंसिडर हाउ ट्रूली मल्टी मोडल इंटरफेसेस कैन वर्क फॉर एवरीवन। सोनिफिकेशन सैंडबॉक्स को अगर हम देखें तो वो अगेन उसमें साउंड भी है और डिस्प्ले भी है। फिजिकल इम्पेयरमेंट में क्या आ जाता है, वाइड वैरायटी ऑफ हैंडीकैप्स, ट्रेमर, डेक्सटेरिटी, ग्रिप, मोबिलिटी, बैलेंस, स्ट्रेंथ। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उससे पढ़ा नहीं जा रहा, उसको याद नहीं हो रहा, उससे ग्रिप नहीं हो रही, उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, वो खड़ा सही तरह से नहीं हो सकता, उसमें पावर नहीं है। सो ये सारी चीज़ें फिजिकल इम्पेयरमेंट्स में आ जाती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सोल्यूशंस नीड टू वेरी टू। इसी तरह सोल्यूशन को भी जैसी जैसी फिजिकल इम्पेयरमेंट्स हैं उसके लिहाज से उसको भी चेंज होना चाहिए कि आई गेज कंट्रोल होना चाहिए कि आँख जिस पे ज़्यादा देर तक आपने फोकस कर लिया वो कंट्रोल पे आ गया। ब्लिंक्स का कुछ मीनिंग होना चाहिए। सो टेक्स्ट एंट्री लाइक एज राइट वगैरह जो है आप टेक्स्ट एंट्री कर सकें, और जो आजकल काम हो रहा है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के दिमाग में जो सोच आ रही है उस सोच को से कमांड और कंट्रोल किया जाए सिस्टम को। सो ये बहुत सारे काम हैं। अब एजिंग एक एस्पेक्ट है। ऑल ऑफ द पॉसिबल डिफिकल्टी अराइजेस। ये सारी जो फिजिकल और या जो हमारी दूसरी डिसेबिलिटीज़ हैं वो एज में, सब एजेस में अराइज कर जाती हैं। परसेप्चुअल थिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही होती है, परसीव नहीं कर पा रहा होता, फोकस नहीं कर पा रहा होता। कॉग्निटिव की प्रॉब्लम आ रही होती है कि अब दिमाग उतनी तेज़ी से काम नहीं कर रहा, तो चीज़ें जो हैं वो समझने में देर लग रही है। इसी तरह मोटर मूवमेंट जो है उसकी जो हिलाने जुलाने, चलने फिरने की जो मूवमेंट्स हैं, खड़े होने उठने बैठने की, वो सारी एज के साथ जो हैं वो डिटेरिएट कर रही होती हैं। देयर आर फ्यूअर एंड फ्यूअर लो टेक अल्टरनेटिव फोर्सिंग सीनियर इनटू टेक। अब जो टेक्नोलॉजी की इतनी कम से कम ऑप्शंस हैं कि जो हमारे सीनियर्स हैं, सीनियर मेंबर हैं ऑफ द कम्युनिटी, वो टेक्नोलॉजी से इसलिए दूर भाग रहे हैं कि उनके लिहाज से हमने टेक्नोलॉजी को अभी मॉडिफाई नहीं किया।
डिज़ाइनर्स ऑफन हैव लिटिल एक्सपीरियंस इन द रियलिटीज़ ऑफ द ओल्डर्स। और जो डिज़ाइनर्स हैं वो यंगस्टर्स हैं, तो उनको जो सीनियर्स हैं उनकी डिफ़िकल्टी को परसीव ही नहीं कर पा रहे होते, और उन्होंने क्योंकि कभी खुद नहीं एक्सपीरियंस की होती, तो वो इस बात को समझ ही नहीं रहे होते। और सिमिलरली जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं यूजली वो हैंडीकैप सिचुएशंस में भी नहीं होते, तो उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स जो खुद किसी हैंडीकैप में थे, किसी प्रॉब्लम्स में थे, उन्होंने जब डिज़ाइंस की हैं तो वो अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन कर दिया है चीज़ों को। सो वो एम्पैथी नहीं होती, वो समझ नहीं होती हमारे अंदर, हम एम्पैथाइज नहीं कर सकते पीपल विद द प्रॉब्लम्स को, क्योंकि अगर हम नॉर्मल हैं। सो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है डिज़ाइनर्स के लिए। अब नॉन स्पीच जो ऑडियो की हमने बात की थी, अब इसमें एग्जांपल है विस्लिंग है, हमिंग है और हिसिंग फॉर एंटरिंग डाटा। अब जो आजकल भी अगर आपने अपने मोबाइल सेट्स वगैरह में या कंप्यूटर में आप ऑन करें, तो आपके कीबोर्ड की एंट्री करते वक्त या कुछ इस करते हुए कोई ना कोई साउंड आ रही होती है जो बता रही होती है। इसी तरह एरर पे तो बहुत ज़्यादा वो बॉन्ग टोंग करके आवाज़ आती है। सो ये सारी चीज़ें नॉन स्पीच ऑडियो में आती हैं। सो दिस इज़ ऑब्वियसली यूजफुल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स, लेकिन ये साथ साथ दूसरे यूजर्स के लिए भी है। अगर आप मल्टीपल टास्क कर रहे हैं तो आपको पता है कि यार जैसे माइक्रोवेव ओवन है, आपने चढ़ा दिया, आप काम कर रहे हैं, तो वो जब ख़त्म होता है तो वो टोंग एक आवाज़, बेल की आवाज़ आती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि अच्छा वो माइक्रोवेव हो गया है या ओवन में काम हो गया, ओवन चल पड़ा है। सो ये चीज़ें यूज़फुल हैं सबके लिए। नॉन स्पीच साउंड्स में हम आ गए हैं कि जो आपने अक्सर ख़ास तौर पर एरर्स में या जब कोई फाइल सेंड्स कर रहे होते हैं या हम जब कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनमें बॉइंग्स, बैंग, स्क्वीक्स, क्लिक्स वगैरह जो हैं वो आ जाती हैं। यूजुअली ये वार्निंग्स और अलार्म्स में ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या हुआ। और एविडेंस ने भी ये बताया है कि ये बड़ी यूज़फुल हैं। इसमें जो है आपकी टाइपिंग मिस्टेक्स जो हैं वो कम हो जाती हैं की क्लिक्स के साथ। जैसे अगर हम डाल देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ठीक है, अगर लेट सपोज के ऐसा इंटरेक्टिव सिस्टम है कि जिसमें पासवर्ड्स वगैरह या यूज़र नेम ही सही, कि अगर आप जब तक करेक्टर ठीक मिल रहे हैं वो आपको क्लिक डिफरेंट कर रहा है, जैसे ही आपने करेक्टर गलत किया वो वहीं पे अगर आपको क्लिक मिल जाएगी, टिंग मिल जाएगी, बैंग मिल जाएगी, स्क्वीक मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये गलत की प्रेस की है, तो आप वहाँ पे फ़ौरन ही चेंज कर देंगे, बजाय इसके कि आप पूरे लॉगिन नेम एंटर करें और उसके बाद आपको पता चले कि लॉगिन नेम का एरर है। सो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह अगर हम वीडियो गेम्स को देखें तो वो इमेजिन नहीं किया जाता विदाउट साउंड। अब अगर आप एक कार ड्राइविंग का वीडियो गेम खेल रहे हैं और आपने साइड में कहीं क्रैश कर दी या आगे जाके टक्कर लगा दी और आपको आवाज़ नहीं आ रही, तो वो फिर विदाउट साउंड जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलरली जो सिमुलेशंस होती हैं बहुत सारी, जैसे कि अगर हम एयर प्लेन्स की सिमुलेशन करें जो पायलट्स वगैरह के लिए होती हैं या इवन इंजीनियर्स के लिए होती हैं, उसमें साउंड इफ़ेक्ट बहुत ज़रूरी होते हैं कि अगर वो उनको मैसेजेस आ रहे होते हैं या जो बिल्कुल उनको रियल इन्वायरमेंट देने के लिए भी बाज़ दफ़ा साउंड इफ़ेक्ट्स की इंपॉर्टेंस आ जाती है। सो क्रैश अगर कर गए हैं तो वो क्रैश का साउंड होना चाहिए। टेक ऑफ में कोई गलती हो गई है तो उनको पता चलना चाहिए कि कहीं गलती कर चुके हैं। सो ऑन सो फोर्थ। सो आपको नॉन स्पीच साउंड से बहुत कुछ इम्पैक्ट मिल जाता है। जो नॉन स्पीच साउंड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि लैंग्वेज या कल्चरल इंडिपेंडेंट हो जाता है, जबकि स्पीच में उसको उस कल्चर में या उस लैंग्वेज में बताना होता है ताकि उसकी समझ में आ सके। सो इसके ये वाले एडवांटेजेस होते हैं। अगर क्रैश है तो आपने बैंग देना है और वो बैंग जो है वो या फायरिंग का है तो वो बैंग बैंग की आवाज़ आनी है। वो उसमें ये नहीं है कि कल्चर में क्या आवाज़ आनी है और क्या नहीं आनी, हर कल्चर में वो बैंग की आवाज़ बैंग ही होगी। सो अलार्म की आवाज़ अलार्म की तरह ही होगी। सो इस तरह से हमें एडवांटेजेस मिल जाता है नॉन स्पीच साउंड के साथ।
अब अगर हम ये चेक करें कि क्या ये यूज़फुल हैं भी कि नहीं है, सो ऑब्वियसली डुअल मोड डिस्प्ले हो जाता है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड अलोंग टू डिफरेंट सेंसरी चैनल्स, जो दो डिफरेंट सेंसरी चैनल्स के दरमियान इंफॉर्मेशन को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। रिडंडेंट प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है, यानी हमने टेक्स्ट में भी दे दिया था और हमने साउंड में भी दे दिया, या हमने वीडियो भी दे दी और हमने साउंड भी दे दी, सो डिपेंड करता है, रिडंडेंट हो जाता है। रेजोल्यूशन ऑफ एम्बिग्यूटी इन वन मोड थ्रू इंफॉर्मेशन इन अनदर। अब हम एम्बिग्यूटी अगर गलती हुई है और एरर साउंड आ रहा है तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी कि देयर इज सम मिस्टेक विच वी हैव डन, सो ये इसलिए भी हो जाती है। साउंड गुड फॉर ट्रांजिएंट इन्फॉर्मेशन, ये ट्रांजिएंट इन्फॉर्मेशन के लिए भी अच्छी साउंड है। बैकग्राउंड स्टेटस इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छी है कि हम ट्रांजिएंट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब फाइल जा रही है तो उसमें अगर आवाज़ भी साथ साथ जा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया, या आपने कोई सेंड का बटन दबा दिया तो अब आपको पता चल गया कि सेंड का बटन दब गया है, क्लिक एक आ गई है और नेक्स्ट जो है वो फाइल जाए जा रही है, तो आपको बड़ा आसानी हो जाती है। बैकग्राउंड स्टेटस इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। साउंड कैन बी यूज एज अ रिडंडेंट मोड इन द एप्पल मैकिन्टॉश। Almost any user action, file selection, window active, disk insert, search error, copy complete, etc. can have a different sound associated with it. So अब विंडोज़ में भी अगर आप चाहें तो अगर आप साउंड की कमांड दें कमांड प्रॉम्प्ट पे तो आपके पास वो ऑप्शंस आ जाती हैं जिसमें तकरीबन हर एक्शन की आप चाहें तो साउंड दे सकते हैं। ये शुरू एप्पल ने किया था बट अब ये हमारे पास विंडोज़ में भी अवेलेबल है। यूजेस ऑफ नॉन स्पीच ऑडियोज़ में बीप्स एंड बॉप्स हैं कि बीप्स यूज़ हो रही हैं, बॉप्स यूज़ हो रहे हैं, उनके ज़रिए हमें ये मिल रहा है। पेरिफेरल अवेयरनेस के लिए है कि आपके पास पेरिफेरी में क्या क्या कुछ है उसकी बात है। सोनिफिकेशन है, हम ऑडियो से या साउंड से हम उसको सोनिफाई कर देते हैं किसी भी एक्शन को, जैसे सेंड को हम कह रहे हैं कि सेंड में अगर सिर्फ सेंड का बटन आप ईमेल में दबाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका सेंड का बटन प्रेस हुआ है या नहीं हुआ। अगर उसमें सोनिफिकेशन कर दें तो आसानी हो जाती है। ऑडियो इंटरफेसेस, ऑडियो मेन्यूज़ होते हैं कि ऑडियो के आप इंटरफेसेस बना सकते हैं, इसी तरह आप ऑडियो मेन्यूज़ बना सकते हैं कि आपने उनके ज़रिए चले, आपको पता चल गया कि कौन सा एक्शन ले रहे हैं। इसी तरह आप नेविगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बीप्स एंड बॉब्स जो हैं वो अलर्ट्स हैं, वार्निंग्स हैं, स्टेटस मैसेज है, स्टेटस इंडिकेटर है, एरर मैसेजेस हैं, अलार्म्स है। विल दे बी हर्ड, आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड। अब ये जैसे जैसे आप इसको रेगुलर यूज़ करते जाएंगे तो आप भी रियलाइज़ करेंगे कि आपको हर बीप का डिफरेंस पता चल रहा है कि अच्छा ये एरर मैसेज था, ये वाली बीप जो है अलार्म है और ये वाला बीप जो है जैसे अब हम कर रहे हैं कि ईमेल्स और अगर हमारे पास आ रही हैं और हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, एसएमएस आ रही हैं, तो हमने मोबाइल फ़ोन्स में डिफरेंट लगाए हुए हैं, तो थोड़े दिनों के बाद आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा इस वक्त एसएमएस आया है या इस वक्त ईमेल आई है। पेरिफेरल अवेयरनेस का मतलब है यूजिंग साउंड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट। अब ये इन्वायरमेंट के बारे में साउंड बता रहा है। कंपेयर टू इन्फॉर्मेशन विजुअलाइजेशन, अब ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन विजुअलाइजेशन को आप जहन में रखें। वेब सर्वर ट्रैफिक को अगर आपने दिखाना है तो आप उसको दिखा सकते हैं, अगर बिजी है तो आप उसको साउंड के ज़रिए बड़े आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह वेदर आउटसाइड को आप बड़े आराम से, अगर रेनी है तो आप रेन का इम्पैक्ट दे सकते हैं और आपको पता चलेगा कि अच्छा बाहर रेन हो रही है। इसी तरह आप ट्रैफिक को दिखा सकते हैं कि जी नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है तो हॉर्न और रश को आपने दिखा दिया, जैम को दिखा दिया। इसी तरह एक्टिविटी लेवल ऑफ कोलीग्स आप दिखा देते हैं थ्रू सुना देते हैं थ्रू साउंड्स। स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज जो है प्रिंटर्स वगैरह का रिसोर्स को भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो आरा क्या है कि जो एक सॉफ्टवेयर था जिसमें द गोल ऑफ ऑडियो आरा इज टू प्रोवाइड serendipitous information via background auditory cues that is tied to people's physical action in the workplace। तो लोगों के जो काम करने के अंदाज को जो है उसको सेरेन बड़ी काम एंड क्वाइट अंदाज में जो है ना उसको लेके चले और फिर उनको
ऑडिटरी क्यूज़ के ज़रिए आपने बता दिया कि अगर कोई आ रहा है तो एक आपको क्यू मिल गई कि अच्छा आप अभी नॉर्मल इन्वायरमेंट में, अब आपके पास कोई एंटर होने लगा है, तो पीपल जो भी फिजिकल एक्शन कर रहे हैं वर्क प्लेस के, आप उसको बड़े आराम से इस ऑडियो और या के ज़रिए दिखा सकते हैं। स्टॉक स्केप एक बना था जॉर्जिया टेक में, ये जो था कंटिन्यूस साउंड स्केप दैट मैप्स स्टॉक प्राइसेस चेंज ऑन टू साउंड। अब ये क्या करता था कि स्टॉक की जो चेंजेस थी उनको साउंड में चेंज कर रहा था। डेविएशन फ्रॉम बेस लाइन मीन्स मोर साउंड। अब जब अगर बेस लाइन आपने एक रखी हुई है कि मेरे स्टॉक इससे नीचे नहीं चाहिए, तो वहाँ पे जब भी बेस लाइन से डेविएट करता था तो वो साउंड्स को ज़्यादा कर देता था। चेंज अप मीन्स एडिंग एनिमल्स। अब अगर चेंज अप होता था तो वो एनिमल्स के साउंड दे देता था, और चेंजेस डाउन मीन्स एडिंग रेन थंडर। अगर वो डाउन हो रहा था तो कम हो रहा होता था तो रेन आ जाती थी, और बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता था तो थंडर के ज़रिए स्टॉक मार्केट वालों को पता चल जाता था कि बुरी तरह से डाउन हो रहा है। सोनिफिकेशन जो है वो ऑडिटरी डिस्प्ले ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। आप क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को जो है वो बिल्कुल ऑडिटरी डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे आप कंपेयर टू विजुअलाइजेशन, आप वेदर डाटा को आप सोनिफाई कर सकते हैं कि वेदर कैसे कैसे चेंज हो रहा है। इसी तरह स्टॉक मार्केट डाटा का जैसे बताया कि वो सोनिफिकेशन कर दिए। इसी तरह एक इलेक्शन रिजल्ट्स को आप बता सकते हैं कि सोनिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है। अब सोनिफिकेशन डिज़ाइन इश्यूज क्या क्या हैं? मैपिंग है, जाहिर बात है डाटा डायमेंशन डिस्प्ले को आपस में कैसे मैप करना है। डॉलर्स, पिच और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेसिस के डॉलर्स को हम करना है कि पिच और डिस्टेंस को कैसे एक्सेसिस से हम डिफरेंस करेंगे। पोलैरिटी है, इंक्रीजिंग पिच, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डॉलर, कि हम जैसे जैसे इंक्रीज डॉलर कर रहे हैं वैसे वैसे या डिक्रीज कर रहे हैं हम उसकी पिच को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। स्केलिंग है, डबल द पिच, जैसे ही डॉलर डबल हो गया आप डबल कर दें पिच को। कॉन्टेक्स्ट है, इक्विवेलेंट टू टिक मार्क्स, एक्सेस, ट्रेंड लाइंस। सो अगर हम कॉन्टेक्स्ट डाल देंगे तो वो जितने टिक्स जैसे लगाते हैं हम कि कितने ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, उसको कर सकते हैं। इसी तरह इंटरेक्शन टेक्निक्स भी के ज़रिए भी हम सोनिफिकेशन कर सकते हैं। ऑडियो इंटरफेसेस एंड मेन्यूज़ में हम ऑडियो ओनली और ऑडियो इन्हेंस इंटरफेसेस बना सकते हैं। खाली ऑडियो बेस्ड भी कर सकते हैं और ऑडियो के ज़रिए नॉर्मल मेन्यू को इन्हेंस भी कर सकते हैं। IVRs हैं, फ़ोन बेस्ड लाइक एयरलाइंस। सो हमने जो उसमें फ़ोन बेस्ड है और एयरलाइन की तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो हमारे क्यूरो है जैसे वो ऑडियो बेस्ड है। मेन्यूज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एयर कॉन्स, ऑडिटरी आइकॉन्स और स्पेयर कॉन्स जो हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिटी जो ऑडियो इंटरफेसेस एंड मेन्यूज़ के लिए। IVR फ़ोन बेस्ड जो है, प्रेस 1 टू स्पीक टू सेल्स रैप, प्रेस 2 टू चेक योर न्यू बैलेंस, प्रेस 3 टू रिटर्न टू द मेन मेन्यू। ये जो आजकल हम कॉल करते हैं यूजुअली अगर हमने जो भी शॉर्ट नंबर्स आए हुए होते हैं, चाहे वो हेल्पलाइन हो, कुछ भी हो, तो उसमें ये हमें मिल रहा होता है इन्फॉर्मेशन कि आप ये दबाएं, ये करें, और बाज़ दफ़ा बोरिंग भी हो जाता है, बट ये आजकल चल रहा है जहाँ पे ऑडियो को यूज़ किया जा रहा है। ऑडिटरी आइकॉन्स में हम यूज़ करते हैं यूज़ नेचुरल साउंड्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्शन। हमारी कोशिश होती है कि एज नेचुरल एज साउंड को एज पॉसिबल नेचुरल साउंड्स को यूज़ करें। नेचुरल साउंड्स हैव एसोसिएटेड सिमेंटिक विच कैन बी मैप्ड ऑन टू सिमिलर मीनिंग्स इन दैट डायरेक्शन। अब नेचुरल जो साउंड्स हैं उनकी कुछ ना कुछ मीनिंग्स चल रही होती हैं, उनकी सिमेंटिक मीनिंग है। जैसे थ्रोइंग समथिंग अवे जो है, साउंड ऑफ स्मैशिंग ग्लास। जब हम यूजुअली जैसे अगर हम ट्रैश को एम्प्टी करते हैं तो एक साउंड ऑफ स्मैशिंग ग्लास आता है, इसका मतलब ये है कि कुछ टूट गया, कुछ ख़त्म हो गया। सो ये एक सिमेंटिक मीनिंग है जो चल रही है। प्रॉब्लम, नॉट ऑल थिंग्स हैव एसोसिएटेड मीनिंग। अब प्रॉब्लम ये है कि सारी चीज़ों के साथ एसोसिएटेड मीनिंग्स नहीं होती, कुछ में अब आपको खुद से डालनी पड़ती हैं, जो एक दफ़ा वो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है कॉन्टेक्स्ट और सोशल इम्पैक्ट डिफरेंट हो जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड। आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मफल्ड साउंड्स इफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्सक्योर्ड और एक्शन इज इन द बैकग्राउंड। आप मफल्ड सी साउंड निकाल सकते हैं, जैसे कि मुंह दबा दिया गया है, तो ये इसका मतलब ये होगा कि एक्शन जो है वो बैकग्राउंड में हो रहे हैं या ऑब्जेक्ट छुप गया है। यूज ऑफ स्टीरियो अलाउज पोजिशनल इंफॉर्मेशन टू बी एडेड। स्टीरियो साउंड्स के साथ हम पोजिशनल इंफॉर्मेशन को भी कर सकते हैं।
सोनिक फाइंडर फॉर द मैकिन्टॉश जो है वो आइटम्स एंड एक्शन ऑन द डेस्कटॉप है एसोसिएटेड साउंड। उसमें क्या करते हैं कि जितने भी आइटम्स और एक्शंस जो पड़े हुए होते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, उनके साथ कोई ना कोई साउंड होती है। फोल्डर्स के साथ पेपरी नॉइज़ होती है कि पेपर्स की जिस तरह नॉइज़ है। मूविंग फॉइल्स जो है वो ड्रैगिंग साउंड निकालती है। कॉपिंग जो है वो एक प्रॉब्लम है। साउंड ऑफ अ लिक्विड बीइंग पोर्ड इनटू अ रिसेप्टेकल, जो लिक्विड किसी आप चीज़ में डाल रहे हैं, जैसे ग्लास में पानी डाल रहे हैं, उसको देता है। राइजिंग पिच इंडिकेट्स द प्रोग्रेस ऑफ द कॉपी, और जिस तरह से वो भरता जाता है जिसमें आप पानी डाल रहे हैं, उस तरह से पिच ऐड होती रहती है। बिग फाइल्स हैव लाउडर साउंड देन स्मॉलर वंस, बड़ी फाइल के पास लाउडर साउंड होती है और छोटी फाइल्स के साथ स्मॉलर होती है। एयर कॉन्स जो है वो सिंथेटिक साउंड है यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशंस। Structured combination of notes motivates represents motives represents actions and objects। जो structured combination है वो motives और action और objects बताते हैं उनके। motives combine to provide rich information। motives को जब combine करते हैं तो वो एक information complete बता देते हैं। compound air cons जो हैं वो बता रहे होते हैं कि कैसे आपने create फाइल की है, फिर आपने ये जो उनके साउंड्स हैं उनको यूज़ करके साउंड की जो लैंग्वेज है। मल्टीपल मोटिव्स कंबाइन टू मेक वन मोर कॉम्प्लिकेटेड एयर कॉन, और मल्टीपल जो है वो ये बता रहे हैं। अब क्रिएट फाइल का एक है, हाई और लो नोट जो है ये बता रहा है कि ज़्यादा बड़ी फाइल है ये कि छोटी फाइल है। फैमिली एयर कॉन्स जो है वो सिमिलर टाइप्स ऑफ एयर कॉन रिप्रेजेंट सिमिलर क्लासेस ऑफ एक्शंस और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। द फैमिली ऑफ एयर कॉन्स वुड कंटेन सिंटेक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एरर। सो जो सिंटेक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम एरर्स हैं वो एक तरह की साउंड में डाल सकती हैं। प्रो का फ़ायदा जो उसका एडवांटेज है वो एयर कॉन ईजिली ग्रुप्ड एंड डिफाइंड ड्यू टू कंपोजिशनल एंड हायरार्किकल नेचर। उसकी कंपोजिशन और हायरार्की उसको ग्रुप कर सकती है। कॉन या उसका डिसएडवांटेज ये है हार्डर टू एसोसिएट विद इंटरफेस टास्क सिंस देयर इज़ नो नेचुरल मैपिंग, क्योंकि उसमें नेचुरल मैपिंग नहीं है तो कोई भी इंटरफेस टास्क के साथ हम उसको मैप करना हमारे लिए या एसोसिएट करना मुश्किल हो जाता है। नेविगेशन में है गेटिंग अराउंड दोज हु कैन नॉट लुक और कैन नॉट सी, जिनको जो देख नहीं सकते या जो जिनको नज़र नहीं आता, उनके लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए जो है ये हम कर सकते हैं। और इसी तरह मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी नेविगेशनल साउंड्स की इम्पोर्टेंस होती है, सो दैट उनको पता चल जाता है अगर आप बाहर गए हैं तो बाहर लेफ़्ट और राइट जो सड़क के दोनों तरफ जो रोड क्रॉस करने के वक्त जब लाइट ऑन होती है तो साथ ही डिफरेंट टाइप का सिग्नल आ रहा होता है, नॉइज़ आ रही होती है, जिससे उसको ये पता चल जाता है जिसको नज़र नहीं आता कि वो किस तरफ मूव करे। सो इन समरी ऑफ टुडेज लेक्चर हमने यूनिवर्सल डिज़ाइन इज़ अबाउट डिज़ाइनिंग सिस्टम दैट आर एक्सेसिबल बाय ऑल यूज़र इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो हमने यूनिवर्सल डिज़ाइन पे बात की, उसमें हमने ये कहा कि हर यूज़र को हर तरीके से वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ना सिर्फ ह्यूमन डाइवर्सिटी को भी ख्याल करना चाहिए उसकी डिसेबिलिटीज़ में, बल्कि एज और कल्चर को भी उसमें समझना चाहिए। यूनिवर्सल डिज़ाइन हेल्प्स एवरीवन, और हमने ये कोशिश की है कि यूनिवर्सल डिज़ाइंस वो बने जो सबके लिए हों, चाहे वो जिनकी जो साउंड इम्पेयरमेंट है, जो सुन नहीं सकते उनके लिए, या वर्किंग इन नॉइजी इन्वायरमेंट्स। इसी तरह हमने मल्टी मॉडल सिस्टम की बात की कि हम मोड ऑफ इनपुट जो है वो मल्टीपल रखें, प्रोवाइड एक्सेस टू सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड फंक्शनैलिटी थ्रू अ रेंज ऑफ डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट चैनल, एक्सप्लॉइटिंग रिडंडेंसी। और इसमें ज़ाहिर बात है जब हम मल्टीपल मॉडल रखेंगे इनपुट और आउटपुट का तो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन जाएगी। Such system will enable users with sensory, physical or cognitive impairments to make use of the channels that they can use most effectively। और ऐसे जो systems होते हैं उन लोगों के लिए बहुत helpful होते हैं जिनमें कोई sensory impairments है, physical है या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, वो उनको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। यानी जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनकी सेंसरी का प्रॉब्लम है, जो जिनको चलने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं किसी भी वजह से, वो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और जो मेंटल डिसऑर्डर्स में हैं उनके लिए भी ये यूनिवर्सल मॉडल्स काम कर सकें। यूटिलाइजिंग सेंसेस इन इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस, यहाँ पे हम सेंसेस को इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।